Good evening, all of you. So, I wish everybody is fine, healthy, happy, and बहुत अच्छे से सबका काम चल रहा होगा. तो लास्ट टॉपिक तक हम म्यूटेशंस के कंसेप्ट को बाइंड अप कर चुके हैं. एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो जेनेटिक्स का, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में भी हमारे काम आएगा. अब म्यूटेशंस के बाद हम जो हमारा आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. सो पेडिग्री एनालिसिस का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा इस टॉपिक के लिए. बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं. लास्ट तक बच्चे बोलते रहते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस में आपके पास न्यूमेरिकल आएगा एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए. जैसे क्रोमोसोमल मैप के न्यूमेरिकल थे, लेकिन वो इतने टिपिकल नहीं थे. पेडिग्री एनालिसिस भी इतना टिपिकल नहीं है. समझ में आ जाएगा तो उंगलियों पे कर सकते हो आप इस पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट को, और क्वेश्चन आएगा 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा. नीट में नहीं तो बोर्ड में तो इसका क्वेश्चन रहेगा ही. इसलिए पेडिग्री एनालिसिस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. एंड सेकंड थिंग, इस टॉपिक में क्या रहता है कि जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स रहते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, उसके हम सभी एक एक केसेस हम आज सॉल्व कर लेंगे. क्योंकि टॉपिक ही 5-10 मिनट का ही है. एक डेफिनेशन है, उसके बाद कुछ सिंबल्स हैं. अब उसके बाद क्या होता है कि इनहेरिटेंस का पैटर्न आपको पता होना चाहिए. आपको पेडिग्री एनालिसिस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली. एंड उस टाइम आप ये समझिएगा कि पेडिग्री एनालिसिस आपके बिल्कुल होल्ड है जब आप पेडिग्री एनालिसिस सोल्व करने के लिए पेन नहीं उठा रहे हैं. पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट देखते हैं और आंसर बताते हैं. क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि 300 प्लस की आपको स्कोरिंग करनी है बायो में. आपके लिए ज़रूरी ये होता है कि पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आवर्स, विद इन टाइम लिमिट आपको 300 प्लस की बायो कंप्लीट करनी होती है. अब 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटे में अगर आप 300 प्लस की बायो को स्कोर कर रहे हो तो वो कोई ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं है, और बहुत कम प्रोबेबिलिटी कि इसमें सिलेक्शन हो पाएगा. क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइम जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए डिवोट करना होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो चाहिए होता है, वो आपको बायो प्रोवाइड करती है. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोशिश करो 40 मिनट्स, 300 प्लस 40 मिनट्स, दैट्स इट. आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए. आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सिलेक्शन श्योर शॉट. तो इसलिए ज़रूरी रहता है कि हम कितने जल्दी, और जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे और जो आपका मैक्सिमम टाइम सेविंग रहेगा. लेकिन ये चीज़ें तभी सॉल्व हो पाती हैं जब हम मैक्सिमम टाइम देते हैं, तभी ये चीज़ें सॉल्व हो पाती हैं. प्रैक्टिस इज़ द मस्ट. प्रैक्टिस जो रहती है वो जेनेटिक्स के लिए बिल्कुल शॉर्ट रहता है. तो पेडिग्री एनालिसिस से हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम बात करते हैं पेडिग्री जो वर्ड है. देखिए, इसको वर्ड को समझिए पहले. पेडिग्री जो वर्ड है ना, ये कहाँ से, इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिनली जो इसको यूज़ किया गया था वर्ड को, उसका मतलब था फुट ऑफ ए क्रेन. फुट ऑफ ए क्रेन. क्यों ये यूज़ किया गया था? लैटिन लैंग्वेज में वर्ड था ये. उसको क्यों, फ्रेंच में था ये, तो क्यों इसको यूज़ किया गया, क्यों फुट ऑफ द क्रेन कहा गया? बर्ड्स के जो फुट रहते हैं उनमें आपने देखा वो कुछ ऐसा रहता है. दिस इज द केस. बाइफरकेटेड सा रहता है वो. ठीक है. तो ये पेडिग्री दरअसल में क्या शो कर रहा होता है? पेडिग्री हमें शो कर रहा होता है, इट इज शोइंग द डिसेंडेंट ऑफ एन एंसेस्टर. एक एंसेस्टर है, उसकी कितनी पॉपुलेशन डिसेंड हुई, कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं, कितनी एलिमिनेट हो चुकी हैं, तो वो कुछ ऐसा सा ही अपीयरेंस आता है. लेट्स से वो दिस इज एंसेस्टर, उसमें से ये लाइनें निकल गई, ये अलग अलग लाइनें निकल गई, आज ये एग्जिस्ट कर रही है, ये कर रही है, ये नहीं कर रही. तो वो जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनती है ना, वो इनिशियली वो दिखने में कुछ ऐसा लगता था, वो बर्ड के फुट की तरह लगता था. दैट्स वाई इसको नाम पेडिग्री मिला था. हालांकि पेडिग्री का जो यूजुअल मतलब रहता है, अगर हम डिफाइन करें पेडिग्री को, तो पेडिग्री का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ द डिसेंट ऑफ एन एनिमल. रिकॉर्ड ऑफ
डिसेंट ऑफ एन एनिमल, एक एनिमल के डिसेंट क्या रहे हैं, उसके क्या डिसेंडेंट रहे हैं, उनका सबका जो रिकॉर्ड रहता है, दैट इज नोन एज पेडिग्री। हम जो पेडिग्री चार्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस के लिए पेडिग्री चार्ट हम पढ़ेंगे। क्यों ह्यूमंस के लिए पढ़ेंगे अभी हम देखते हैं। इसके अलावा ये ब्रीडर्स यूज़ करते हैं डॉग्स वगैरह के लिए, या रेस हॉर्सेस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, रेस हॉर्सेस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे पेडिग्री चार्ट ड्रॉ किया जाता है। अब देखिए पेडिग्री चार्ट का मतलब पर्पस क्या है। देखो हम जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। हम जेनेटिक्स में क्या चीज़ पढ़ते हैं, हम जेनेटिक्स जब भी आपको पढ़नी है तो आपको क्या चीज़ देखनी पड़ेगी, इनहेरिटेंस। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर आपको जेनेटिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाना है, लेट्स सपोज आपको एक एंजाइमेटिक रिएक्शन देखनी है, तो आप क्या करोगे, आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे, आप उसमें सबसेट डालोगे, एंजाइम डालोगे, उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, आप प्रोडक्ट देखोगे, रिएक्शंस का मैकेनिज्म आप स्टडी करोगे, अलग अलग टेक्निक्स हैं। लेकिन अगर आपको जेनेटिक्स का कुछ मैकेनिज्म स्टडी करना है, कोई रिएक्शन, कोई जेनेटिक्स का प्रोसेस हमें स्टडी करना है, तो उसमें शॉर्ट आपको क्या स्टडी करना है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इनहेरिटेंस का मतलब रहता है कैरेक्टर कैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के पास जा रहे हैं। क्लियर। अब इसके लिए मतलब आपको रुकना पड़ेगा, किसके लिए, ऑफस्प्रिंग आने तक रुकना पड़ेगा। अब ह्यूमंस के केस में क्या होता है, स्वीट पी के गार्डन पी के केस में आसान थी बात करनी, ड्रोसोफिला के केस में आसान थी बात करनी। गार्डन पी है, पाइसन सेवम आपने क्रॉस करवाई, विद इन वीक्स आपके पास रिजल्ट आया, ऑफस्प्रिंग्स का नंबर बहुत ज़्यादा आया। आपको ध्यान है हमने एक वहाँ पे मेरिट पढ़ी थी किसकी, मेंडल की। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस क्या था कि सैम्पलिंग साइज बहुत बड़ा था, सैम्पलिंग साइज ज़्यादा होने से एरर का जो रेट रहता है बहुत कम रह जाता है। वहाँ था भी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, सीड्स का नंबर बहुत ज़्यादा था। ड्रोसोफिला के केस में भी यही था। लेकिन अगर लेट्स सपोज यही चीज़ आपको ह्यूमंस पे स्टडी करनी पड़े, तो एक साइंटिस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या 4 जनरेशन को स्टडी कर सकता है। 4 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 जनरेशन को स्टडी कर सकता है। क्योंकि ह्यूमंस में अगर आपको इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट स्टडी करने हैं तो आप क्या करोगे, पहली बात तो बहुत सी मुश्किलें हैं, सेल्फिंग नहीं हो सकती, फिर आप डिजायर्ड मेटिंग नहीं करवा सकते। अब प्लांट्स में तो क्या रहता है कि आप डिजायर्ड मेटिंग करवा दोगे, इवन ड्रोसोफिला में भी करवा दोगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये काम आप ह्यूमंस में नहीं कर सकते डिजायर्ड मेटिंग का, कि इसका क्रॉस इसी के साथ करवाया जाए क्योंकि मुझे ये रिजल्ट देखना है। एथिकल नहीं है ये चीज़, पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स हम अगर इनहेरिटेंस स्टडी करना चाहें, इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर हमें इनहेरिटेंस स्टडी करनी है किस केस में, ह्यूमंस के केस में, तो फॉरवर्ड जाना बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि टाइम, जनरेशन टाइम भी तो देखिए ना आप कितना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो आप कर सकते हैं ना, बैकवर्ड तो जा सकते हैं। अगर आपको किसी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी करना है, फैमिलीज में कैसे इनहेरिट हो रहा है, आपको ध्यान है हमने विक्टोरिया का चार्ट पढ़ा था, रॉयल फैमिली का, जिसमें हीमोफीलिया की स्टडी हमने की थी, तो हम पीछे ही तो जा रहे थे। आप बैकवर्ड तो जा सकते हैं, वहाँ तो इनहेरिटेंस आपको समझ में आ सकती है। इसलिए पेडिग्री स्टडी की जाती है ह्यूमन के केस में, क्योंकि पेडिग्री का मतलब क्या होता है, पेडिग्री का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ डिसेंट ऑफ एन एनिमल। क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंसेस्टर की, और जब हम एंसेस्टर की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम पीछे चल रहे हैं। पॉइंट समझ में आया। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम पेडिग्री पढ़ते हैं, किस केस में, ह्यूमन्स के केस में, या फिर सब उन एनिमल्स के केस में जहाँ हमें पेडिग्री की रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ लाइफ साइकिल का टाइम बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ फॉर स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर। ये किसके लिए रहता है, फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर। हम इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं, लेकिन क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या रहता है, प्लांट्स और एनिमल्स में आप डिजायर्ड क्रॉस करवा सकते हो, तो यहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते। फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर हम पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करते हैं। सो इन केस ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि हम ह्यूमंस का केस पढ़ेंगे, इन ह्यूमंस स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री। आपको क्या करना पड़ेगा, फैमिली की
हिस्ट्री ही स्टडी करनी पड़ेगी। किसके लिए? अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट, प्रोवाइड एन बेस्ट मेथड, अगर आपको स्टडी करना है। और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या रहता है कि हमारे तो खैर चलो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैरिजेस के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम हमारे ट्रेडिशंस जो हैं उनको फॉलो करते हैं, जो कि बहुत सही है, अपनी जगह वो सही रहते हैं। लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ हम ग्रह नक्षत्र मिला रहे होते हैं वहाँ पे अगर हम ये भी देख लें साथ साथ कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कोई रिसेसिव ट्रेट तो सामने नहीं आ जाएगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है। क्योंकि लेट सपोज एक जेनेटिक डिसऑर्डर किसी वैसे तो हमारे पास अब प्रीनेटल टेक्निक्स भी हैं, लेकिन फिर भी इन केस अगर सब तो अप्रोच नहीं कर सकते ना, इन केस लेट सपोज एक जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है अनलकीली कहीं किसी केस में, अब इसमें सफ़र कौन करेगा? सफरिंग जो कैंडिडेट है वो बहुत उसके लिए तो पूरी लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। सो एक बहुत अच्छा टूल है आज की डेट में और यूज़ होना चाहिए इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनालिसिस जो होती है दैट इज़ फॉर सेवरल जनरेशन। एनालिसिस ऑफ ट्रेट, किसी भी ट्रेट की जब एनालिसिस की जाती है इज़ इन सेवरल जनरेशन, काफ़ी जनरेशन्स में एनालिसिस की जाती है, क्योंकि सैम्पलिंग साइज हमारे पास ज़्यादा होता नहीं, तो हम प्रेडिक्शन किसके बेसिस पे करेंगे? जनरेशन के बेसिस पे करेंगे ऑफ द फैमिली की काफ़ी जनरेशन्स के लिए इसको स्टडी किया जाता है। क्लियर? सो दिस इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। इसको क्या बोला जाता है? पेडिग्री एनालिसिस, नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। It is the analysis of trait in several generation of the family history, उनकी हिस्ट्री में। ठीक है, दिस इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट is represented on a family tree। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जैसा कि हमने बात नहीं की थी शुरू में, ओवर जनरेशन एक फैमिली ट्री जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जनरेशन वाइज जनरेशन। क्लियर? सो इट इज ए यूजफुल टूल टू ट्रेस। हम किसके लिए यूज करते हैं इसको? सिग्निफिकेंस क्या है? टू ट्रेस द इनहेरिटेंस। हम क्यों पढ़ेंगे इसको? इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट, या फिर एबनॉर्मेलिटी, या फिर कोई डिसऑर्डर। खास करके तब जब फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर रहा है, काफ़ी जनरेशन तक वो मूव करता रहा है, उस केसेस में तो पेडिग्री एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो अब हम पूरा चार्ट पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं कुछ सिंबल्स के बारे में। कौन कौन से सिंबल्स पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट में यूज़ होते हैं, तो उसका हम डायग्राम देखते हैं। एनसीईआरटी कौन से सिंबल्स देती है, और हमारे भी वही काम कही हैं, हालांकि हम इसके अलावा भी पढ़ेंगे। सो दिस इज स्केयर। अगर बॉक्स रहता है स्केयर शेप तो दैट रिप्रेजेंट द मेल, एंड अगर राउंडेड रहता है तो दैट रिप्रेजेंट द फीमेल। पॉइंट क्लियर है? अगर स्केयर बॉक्स रहता है तो दैट रिप्रेजेंट द मेल, राउंडेड जो रहता है दैट रिप्रेजेंट द फीमेल। एंड डोंट जज मी फॉर दिस निमोनिक जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया था तो मुझे आज तक याद है, और क्योंकि मेन जो पॉइंट ये है कि मुझे याद है और हमें भी यही करना होता है। वो बोला करते थे लड़कियाँ जो है गोल गोल घूमती रहती हैं, उनको प्रॉब्लम दे दो तो प्रॉब्लम को लेके गोल गोल घूमती रहती हैं, उनको एंड नहीं मिलता प्रॉब्लम का, उनकी प्रॉब्लम्स का। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे मत जज करिए, या मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। दिस इज़ अ काइंड ऑफ निमोनिक। अभी सिंबल है ऐसा और हमने उस चीज़ को रिलेट कर दिया। हाँ, अगर आपके पास कोई और निमोनिक है आप उसे उस तरीके से भी याद रख सकते हैं, अगर आपको याद रखना हो तो। वैसे अगर आपको वैसे ही ध्यान रह जाता है तो अच्छी बात है। दिस इज़ द शेप फॉर अनस्पेसिफाइड सेक्स। सेक्स जो है वो अनडिफाइंड रहता है। अगर जो सिंबल है
उसको शेडेड दिखाया गया है। ये जो कंडीशन है शेडेड है। ये शेडेड कंडीशन जो दिखाई जाती है तो उस केस में उसे अफेक्टेड माना जाता है। लेट्स सपोज हम देखो पेडिग्री चार्ट में ऐसा नहीं है। आप पेडिग्री चार्ट में किसकी इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हो? मैं कलर ब्लाइंडनेस की कर रहा हूँ, या मैं हीमोफीलिया की कर रहा हूँ, मैं सिकल सेल एनीमिया की कर रहा हूँ, मीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की कर रहा हूँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट की कर रहा हूँ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की कर रहा हूँ, वाई लिंक्ड की कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का क्या चीज़ स्टडी कर रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट रहेगा वो अफेक्टेड दिखाऊंगा मैं। क्लियर? दिस रिप्रेजेंट द मेटिंग, द सिंगल स्टैंड, सिंगल लाइन बिटवीन टू फीमेल एंड मेल सेक्स, दैट इट रिप्रेजेंट द मेटिंग। अगर डबल लाइन रहती है तो कंसेंजिनस मेटिंग रहती है, मतलब रिलेटिव्स में। रिलेटिव्स में मेटिंग के केसेस में क्या होता है, होमोजाइगोसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिसेसिव अलील्स के एक्सप्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको स्पेशली शो किया जाता है। देखिए आपको ध्यान होगा मेंडल प्योर लाइन कैसे प्रिपेयर करता था, ध्यान है? बाय रिपीटेड सेल्फिंग, रिपीटेड सेल्फिंग। और सेल्फिंग का मतलब क्या रहता है कि उस प्लांट की क्रॉस उसी के साथ वापस करवा देगी, मतलब वो तो बिल्कुल ही सेम ही हो गया। अब एनिमल्स में तो खैर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन रिलेटिव, अगर आप किसी रिलेटिव मीन्स जैसे क्लोज रिलेशन है उसके साथ, कोई फैमिली में कोई क्लोज रिलेशन है उसके साथ, कज़न ब्रदर है, सिस्टर है, कुछ ऐसा है, जैसे वो आपने रॉयल फैमिली से केस में देखा होगा, उनके ये ट्रेंड फॉलो किया जाता था। उनके इशू था कि वो अपना रॉयल ब्लड जो था वो कंटेमिनेट नहीं हुआ, वो उनकी जो भी थ्योरी रही थी। तो उन केसेस में हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं कंसेंजिनस मेटिंग को शो करने के लिए। और हमारा पर्पस क्या होता है कि इससे रिसेसिव ट्रेट्स इजीली एक्सप्रेस हो जाते हैं। इन केसेस में रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस हो जाते हैं। ये भी एक रीज़न था क्यों विक्टोरिया फैमिली में ये चीज़ें फैली थी। नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स। अब ये क्या दिखा रहा है? ये तो क्रॉस दिखा रहा था, और नीचे जब हम लाइन ड्रॉ करके शो करते हैं तो हम दिखा रहे हैं कि ये उनकी नेक्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट जनरेशन में देयर इज़ वन गर्ल एंड देयर इज़ वन बॉय। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज, शेडेड पार्ट है तो डिसीज दिखाया जा रहा है। 5 एन अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि ये सिंबल जो हैं ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, और 99.9% केसेस में आपके पास इन्हीं सिंबल्स को लेके क्वेश्चन रहेगा। हालांकि जो आपका ये पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी हिसाब से नंबरिंग ध्यान रखिएगा। सो हालांकि सिंबल्स बहुत रहते हैं। लुक एट दिस, पेडिग्री एनालिसिस के लिए तो सिंबल्स बहुत यूज़ किए जाते हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं। सो देर आर मैनी सिंबल्स। शुरू में तो यूजुअली दिखाए हुए हैं, मेल है, फीमेल है, सेक्स अननोन है। सेकंड इज नंबरिंग के बेसिस पे है। दिस इज प्रोबैंड। प्रोबैंड का मतलब होता है प्रोबैंड, प्रोबैंड मेल भी हो सकता है, प्रोबैंड फीमेल भी हो सकता है। प्रोबैंड का मतलब रहता है द इंडिविजुअल which is being studied, जिसको स्टडी किया जा रहा है, पेडिग्री में जिसके अराउंड पेडिग्री चार्ट ड्रॉ किया जा रहा है। और ज़्यादातर यूजुअली क्या होता है, यूजुअली दिस इज द फर्स्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल। ये जो रहता है ये फर्स्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल रहता है फैमिली में, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है फीमेल या मेल को ये एरो शेप से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि दिस इज द प्रोबैंड। ये क्या है आपका प्रोबैंड रहेगा। क्लियर? तो प्रोबैंड के केस में इसको इंडेक्स पर्सन भी बोल दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज इंडेक्स पर्सन। नेक्स्ट देखिए, शेडेड पार्ट है तो वो क्या रहेगा, अफेक्टेड रहेगा। अब अफेक्टेड ऑटोसोमल डोमिनेंट से वो ट्रेट पे छोड़ दीजिए बात को। लुक एट दिस, दिस इज फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस एक ही पेरेंट से हैं। और जब यूजुअली तो सिंबल्स कैसे शो किया जाता है, आप देखिए यूजुअली सिंबल ऐसे शो किया जाता है। अगर 2 चिल्ड्रन भी रहते हैं तो इस डायग्राम में देखिए, लुक एट दिस डायग्राम। अगर 2 ऑफस्प्रिंग भी हैं तो ये ऐसे बाइफरकेट कर जाते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर इसका है, सेकंड नंबर इसका है, ऑर्डर के हिसाब से। क्लियर? लेकिन अगर वो सेंटर से चल रहा है लाइन के इस तरह से, तो दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड का कुछ नहीं है कंसेप्ट, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ट्विंस हैं, बोथ आर ट्विंस। सेकंड, अगर इन दोनों के बीच में भी लाइन है तो दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब डिफरेंट है, आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब सेम ही जाइगोट से बने हैं।
फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, एग्स का नंबर 2 रहता है। फ्रेटर्नल ट्विंस, ये भी फ्रेटर्नल ट्विंस है, लेकिन ये किसके हैं, फीमेल के हैं। ये किसका था, मेल का था। दिस इज आइडेंटिकल ट्विंस ऑफ फीमेल, दिस इज ऑफ मेल। ये जो ब्रैकेटेड साइन रहता है, दिस इज फॉर अडॉप्टेड, मेल है या फीमेल है, ब्रैकेटेड साइन अडॉप्टेड, अडॉप्शन को शो करने के लिए दिखाया जाता है। दीज आर सर्टेन डिफरेंट। दिस इज फॉर डिकीज्ड, अगर क्रॉस मारा हुआ है इसका मतलब डेथ हो चुकी है इसकी, डिकीज्ड। क्लियर, ये सिंबल उसमें भी था, आइडेंटिफाइड सेक्स। मिस कैरीज के और स्टिल बर्थ के सिंबल्स हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट मिस ये हम कर ही चुके हैं, मैरिज का भी हो चुका है। एंड देयर आर सर्टेन अदर केसेस, डाइवोर्स के केसेस हैं, ये सब, ये वैसे इन पे क्वेश्चंस नहीं रहता, इन किसी पे भी क्वेश्चंस नहीं रहता। हमारे पास जो मेन रहते हैं वो यही रहेंगे। मैंने जैसा कहा कि 99.9% केसेस में आपके पास यही सिंबल रहेंगे। ये सिंबल्स हम गो थ्रू हो गए हैं, अगर इन केस का भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके थ्रू हम देख चुके हैं हम इन सिंबल्स को। अब हम कंक्लूजन्स की बात करते हैं किसी भी पेडिग्री चार्ट को सोल्व करने के लिए। यूजली जब पेडिग्री चार्ट शो किया जाता है, लुक एट दिस, दिस इज ए पेडिग्री चार्ट, आपको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जो ट्रेट इसमें शो किया गया, आप देख रहे हैं जो डार्क शेड जितने भी दिखाए गए हैं वो अफेक्टेड है। अब आप डार्क शेड के इनहेरिटेंस का पैटर्न स्टडी करो, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, दिस इज थर्ड जनरेशन, फोर्थ, या आप इसको पेरेंटल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको क्या दिखाना होगा, आपको आपसे पूछा जाएगा कि आपके सामने एक चार्ट है और इस चार्ट में आपको देखना है कि पैटर्न क्या है इनहेरिटेंस का। तो जो पैटर्न रहता है इनहेरिटेंस का, उसमें क्या रहता है, कुछ हिंट्स होते हैं। उन हिंट्स में हम पहले उन हिंट्स की बात करते हैं जो कि शॉर्ट रहते हैं, पहले हम उन हिंट्स की बात करते हैं। क्लियर, तो कंक्लूजन्स में देखिएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा जो मैं अब बता रहा हूँ, क्योंकि क्या रहता है, वैसे तो पेडिग्री चार्ट में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि एक ही पेडिग्री चार्ट दो अलग अलग तरीके से सोल्व हो रहा है। मतलब कि एक आपके सामने पेडिग्री चार्ट रख दिया गया, लेट्स सपोज ये पेडिग्री चार्ट आपके सामने रख दिया गया, और एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, या ये एक्स लिंक्ड है, या ये वाई लिंक्ड है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव है, क्या है ये केस। तो उस केस में क्या होता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, पेडिग्री एनालिसिस के इन सभी पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा जितने मैंने एग्जांपल शो किए हैं यहाँ पे, इन हर एग्जांपल में एक एक हिंट है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक ही पेडिग्री चार्ट दो अलग अलग तरीके से सोल्व हो रहा है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट के तरीके से भी हो रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव के तरीके से भी हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया कि लेट्स सपोज कि मैंने तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन रख दिया, अब इस क्वेश्चन या ये नहीं तो लेट्स सपोज इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मैंने तुम्हारे सामने ये चार्ट रख दिया, अब इस चार्ट को सामने रख के मैंने तुम्हें कहा कि भाई बताओ ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो आप आंसर करोगे। अगर आपने आंसर किया ऑटोसोमल डोमिनेंट और आपने प्रूव कर दिया तो ठीक है, आपका आंसर दोनों भी हो सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। आपने जो आंसर दिया है, पहली बात आप उसे प्रूव करके दिखाएंगे, बोर्ड के क्वेश्चन में खास करके, कि दिस इज द केस, आप इसका जीनोटाइप लिख के सोल्व करके दिखा देंगे। क्लियर, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, इन्हीं में से कोई एग्जांपल पिक करते हैं। ये देखिए, इसको देखते हैं, चलो इस एग्जांपल को देखिए, मैंने इसको शो किया, दिस इज कैपिटल डी स्मॉल डी एंड दिस इज स्मॉल डी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। कैसे पता लगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल डोमिनेंट का दिखा रहा है, इसका मतलब जिस ट्रेट की मैं स्टडी कर रहा हूँ ऑटोसोमल डोमिनेंट है। पॉइंट समझ में आया। तो ये इंडिविजुअल अफेक्टेड कैसे आया, क्योंकि एक कैपिटल डी मदर से आया है, एक स्मॉल डी हो सकता है फादर से आया, उसमें फादर से तो हमेशा ही स्मॉल डी आने वाला है। सेम इज द केस हियर, उसका जिस फीमेल के साथ क्रॉस हुआ है, मीटिंग हुई है, दैट इज ऑल्सो द सेम केस, या वो ये भी हो सकती है। इस केस में सभी के सभी के आगे अफेक्टेड आ गए हैं, सभी के सभी होमोजाइगस पे आ सकते हैं, हेटेरोजाइगस पे आ सकते हैं। तो ये चार्ट सोल्व हो गया, और कैसे सोल्व हुआ, ऑटोसोमल डोमिनेंट से सोल्व हुआ। लेकिन ये ऑटोसोमल रिसेसिव से भी हो सकता है। अभी इसी चीज़ को मैं दोबारा सोल्व करता हूँ, लुक एट दिस। अब मैं एक बार इसको रब करता हूँ और अब इसको दोबारा सोल्व करता हूँ ऑटोसोमल डोमिनेंट से। लुक एट दिस, स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी। अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल स्मॉल डी है तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव।
ये इंडिविजुअल कैसे आया, स्मॉल डी यहाँ से आया है, स्मॉल डी उधर से आया है। ये अनअफेक्टेड कैसे आया, क्योंकि इसको फादर से कैपिटल डी मिल गया, उधर से स्मॉल डी मिल गया, और अफेक्ट कब आ रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव में आ रहा है। सेम इज द केस हियर, इस केस में भी है, दोनों अफेक्टेड हैं तो सभी अफेक्टेड आ गए हैं। तो ये इस तरीके से भी सॉल्व हो रहा है, इस तरीके से भी सॉल्व हो रहा है। मेरा पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट ये था कि अगर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और आपने कोई एक कंक्लूजन निकाल लिया तो आप उसे सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि अगर वो दो तरीके से सॉल्व हो रहा होगा तो एग्जामिनर के सामने प्रूफ रहेगा एंड गलत नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें गलत नहीं होगा। हाँ, गलत कब हो सकता है, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को आप ऑटोसोमल डोमिनेंट, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ऑटोसोमल डोमिनेंट से भी प्रूव हो रहा है, रिसेसिव से भी प्रूव हो रहा है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया कि मैं सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहा हूँ, और आप ऑटोसोमल डोमिनेंट के ट्रेट को लेकर प्रूव करके आंसर लिख के चले जाते हो। लेकिन मैं क्वेश्चन में मेंशन कर चुका हूँ कि ये पेडिग्री चार्ट जो है ये सिकल सेल एनीमिया का है, ये थैलेसीमिया का है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मैं क्वेश्चन में मेंशन कर चुका हूँ तब आप कुछ भी प्रूव करके नहीं जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन बोल चुका है कि ये किसका है, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव का है। तो उस केस में गलती हो सकती है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। क्लियर? तो हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन जो फर्स्ट रहेगा, एक एक करके हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ बोथ द पेरेंट्स, अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या हैं, आर अनअफेक्टेड, क्योंकि अफेक्टेड हम कैसे शो करते हैं, शेडेड पार्ट, और यहाँ पे तो शेडेड नहीं है दोनों पेरेंट्स, ये पेरेंट्स हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन है, लेट्स सपोज दिस इज F1 जनरेशन, तो मैं F1 नहीं कहूँगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हमने नहीं करवाई, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। क्लियर? इफ बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, बिल्कुल यहाँ पे अनअफेक्टेड है, एंड एनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, एनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग comes to be affected, अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड आ गया, व्हाट इज द कंक्लूजन, इट मस्ट बी रिसेसिव, ये रिसेसिव ही होगा, 100% ये रिसेसिव ही होगा। क्लियर? जैसा कि अभी हमने नीचे पढ़ा था ना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कोई केस हुआ कि पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं और कोई भी एक ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड आ गया तो वो 100% रिसेसिव ही होगा। क्यों होगा, इसको ऐसे समझिए। लेट्स सपोज, अब कैसे होगा ये हम ऐसे समझते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल, अब देखिए एक और चीज़, इसमें क्लियर कट है, कोई दूसरा और हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ उन कंक्लूजन्स की बात कर रहा हूँ जिनका अल्टरनेट नहीं है, मैं सिर्फ उनको कंक्लूजन बोल के चल रहा हूँ कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इस चार्ट को आप किसी दूसरे तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, ये 100% एक ही तरीके से सोल्व होगा, वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। कैसे? मैं डी सिंबल यूज़ करूँगा। डी क्यों? डी इज़ फॉर द या डिसीज़, क्योंकि हम ज़्यादातर डिसीज़ का ही चार्ट पढ़ते हैं, तो डी डिसीज़ के लिए मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, डी फॉर डिसीज़। अब डिसीज़ हो रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव में, इसका मतलब ये दोनों स्मॉल डी हैं, क्योंकि रिसेसिव में डिसीज़ हो रहा है। तो कब नहीं हो रहा, डोमिनेंट में नहीं हो रहा। अब इसके साथ दूसरा क्या रहेगा, एक तो समझ में आ रहा है ये स्मॉल डी नहीं है, अगर स्मॉल डी होते तो दोनों, ये भी दोनों अफेक्टेड होते। तो दूसरा क्या रहेगा, दूसरा कैपिटल डी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, कि लेट सपोज यहाँ पे कैपिटल डी होता और इसके पास स्मॉल डी होता, तो ये स्मॉल डी कभी नहीं आने वाला था, क्योंकि एक स्मॉल डी इसके पास आया होगा मदर से, एक स्मॉल डी आया होगा फादर से। मदर के पास होना भी तो चाहिए ना। अब मदर के पास, इसका मतलब एक स्मॉल डी है यहाँ, ये रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरा स्मॉल डी क्यों नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा भी स्मॉल डी होता तो ये भी अफेक्टेड होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है कि ये डोमिनेंट नहीं हो सकता। डोमिनेंट, चलो इसको दूसरे तरीके से समझे, डोमिनेंट आप इसको प्रूव ही नहीं कर सकते। डोमिनेंट, लेट्स सपोज कि डोमिनेंट कंडीशन में अफेक्टेड शो हो रहा, तब तो यही होगा ना, अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता, अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता। ऑटोसोमल क्यों बोल रहा हूँ कि एक्स लिंक के अलग कैरेक्टर रहते हैं। तो ये जो स्मॉल डी था, लेट्स सपोज ये मदर अनअफेक्टेड आई है, एक स्मॉल डी, सॉरी फादर से आ गया, ये कैपिटल डी कहाँ से आया? अगर कैपिटल डी किसी एक पेरेंट से आता तो वो अफेक्टेड तो होता, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही पेरेंट्स क्या हैं, नॉर्मल है।
इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये गलत है। इट मस्ट बी ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ये स्मॉल डी नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मल है, तो कैरियर तो हो सकता है। हाँ, अब ये क्रॉस पॉसिबल है। कैसे? स्मॉल डी इधर से आया, स्मॉल डी इधर से आया, और कॉम्बिनेशन क्या बन गया? स्मॉल डी, और एक्सप्रेस हो गया, अफेक्टेड से इंडिविजुअल आ गया। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा? फर्स्ट कंक्लूजन है कि अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं तो और पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं और एक भी इंडिविजुअल अफेक्टेड आ गया ऑफस्प्रिंग का, तो ये 100% रिसेसिव होगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ऑटोसोमल रिसेसिव होगा या एलोसोमल होगा, इसकी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। वो रिसेसिव होगा, वो चाहे एक्स लिंक्ड हो या चाहे ऑटोसोमल हो। अब दूसरी बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि चार्ट बड़ा रहता है। अब इसमें तो क्या था कि ये तो सिंपल सा चार्ट है, एक ही जनरेशन दिखाई हुई है। कई बार क्या होता है कि चार्ट में बहुत बड़ा चार्ट रहता है और उस चार्ट में फर्स्ट जनरेशन में समझ में नहीं आ रहा, सेकंड जनरेशन में समझ में नहीं आ रहा। ये फर्स्ट जनरेशन में पेरेंट अफेक्टेड है, ये आ गया। इसमें भी पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, ये आ गया। इसमें भी पेरेंट्स एक अफेक्टेड था, ये कंडीशन आ गई। इसमें भी पेरेंट्स अफेक्टेड था। तो अब थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो अच्छा, इस एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा सही नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग? अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं और एक भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड आ गया तो ऑटोसोमल इट विल बी रिसेसिव, ये रिसेसिव होगा। लेकिन उल्टा सही नहीं है। उल्टा मतलब उल्टा ये कि अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड आ गया तो ये डोमिनेंट ही होगा। नहीं, तब भी रिसेसिव हो सकता है। मैंने वो कंडीशन नहीं कही, मैंने तो जो कंडीशन बताई वो अलग बताई है। अब हम बात करते हैं इसकी। इस चार्ट को देखिए ध्यान से। पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, इंडिविजुअल अफेक्टेड आ गया। पेरेंट्स अफेक्टेड है, इंडिविजुअल अफेक्टेड आ गया। लेकिन क्रॉस में आपको ढूंढनी भी पड़ सकती है। इस क्रॉस को देखिए, इस वाली को। इसमें पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, ना तो फादर ना मदर, लेकिन स्टिल एक सन अफेक्टेड आया है। अगर पूरी क्रॉस में भी कहीं आपको दिख गया ना, एक ही जगह पे दिख गया, इट मस्ट बी रिसेसिव। ये क्या होगा? रिसेसिव ही होगा। इट मस्ट बी रिसेसिव। और ये कंक्लूजन जो है ना, ये आपकी 60% 70% डाउट सॉल्व करवा देगा। आपको पूरे चार्ट में कहीं ये दिख गया ना तो इट इज रिसेसिव। डोमिनेंट के तो ऑप्शन ही बाहर फेंक दो सारे। डोमिनेंट का ऑप्शन अगर कोई दिया हो, और कई बार क्या होता है कि 3 डोमिनेंट के दिए, एक रिसेसिव का दिया, तो डायरेक्ट टिक करो, बात ही खत्म करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब मैं आता हूँ दूसरे कंक्लूजन पे। सेकंड कंक्लूजन, ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन था कि अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशन रहेगी। अब मैं सेकंड कंक्लूजन पे आता हूँ, ध्यान से समझिए। वही कंडीशन, इफ पेरेंट्स, ये क्या है, आर अनअफेक्टेड, पेरेंट्स क्या रहेंगे? अनअफेक्टेड हैं, बट वन ऑफ प्रोजेनी, एक प्रोजेनी क्या आई है, वन ऑफ द प्रोजेनी इज अफेक्टेड, तो हमने कहा कि इट मस्ट बी रिसेसिव। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो पुरानी बात ही है, बिल्कुल। अब अगली बात पे आता हूँ। एंड इफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज गर्ल चाइल्ड, अगर वो फीमेल है, अगला कंक्लूजन, इट मस्ट बी ऑटोसोमल रिसेसिव। अब मैं कहूँगा कि ये 100% ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, 100%। कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, वो 100% ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। कैसे? लेट्स सपोज एक्स लिंक रिसेसिव होता, पहले कंडीशन मान के चलता हूँ। क्या पहली बात तो ये कि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है लेकिन ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हैं, तो ये रिसेसिव है। अब मुझे नहीं पता ये ऑटोसोमल है कि एलोसोमल है, तो मैं उसको कैसे कंक्लूड करूँगा? अच्छा, एक काम और करना, जब भी किसी चार्ट को सेक्स लिंक के हिसाब से सॉल्व करना हो ना, तो सबसे पहले एक काम जरूर कर दिया करो, कुछ मत देखा करो। अगर उसको सेक्स लिंक के हिसाब से ही सॉल्व करना है तो एक काम कर दिया करो, पहले सेक्स क्रोमोसोम का नंबर लिख दिया करो, XX XX, व्हाट इज दिस, XX एंड दिस इज XY। ये काम पहले कर दिया करो। अब हम, ये तो पता ही है कि रिसेसिव है, तो अगर ये रिसेसिव है तो इसके पास 2 स्मॉल डी होने चाहिए। ध्यान से सुनना, रिसेसिव है
और अफेक्टेड है, इसका मतलब इसके पास दोनों स्मॉल डी होने चाहिए, क्योंकि रिसेसिव तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों होमोजाइगस होते हैं। अब इससे एक स्मॉल डी, लेट सपोज इसके कहाँ से आया, मदर से आया, मदर नॉर्मल है, इस कंडीशन में ये चल सकता है अनअफेक्टेड, क्योंकि कंडीशन अनअफेक्टेड है। लेकिन दूसरा एक्स डी तो फादर से आएगा ना, गारंटेड। और अगर फादर के पास एक्स डी था तो फादर नॉर्मल कैसे है, फादर को भी क्या होना चाहिए था, अफेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन फादर तो कैसा है, नॉर्मल है। इसका मतलब ये सेक्स लिंक्ड है ही नहीं। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर ये सेक्स लिंक होता तो इसका जीनोटाइप यही होने वाला था, एक्स 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 डी एक्स डी। मैं रिसेसिव क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस किस कंडीशन में होता, जब दोनों रिसेसिव होते, फीमेल के केस में, क्योंकि हम बात ही फीमेल की कर रहे हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन है तो एक एक्स स्मॉल डी कहाँ से आया, मदर से, दूसरा एक्स स्मॉल डी कहाँ से आया, फादर से। और अगर दूसरा फादर से आया है तो फादर के पास अगर एक्स डी होता तो फादर तो कभी कैरियर होता ही नहीं। अब आपको ध्यान होगा सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में हमने बहुत अच्छे से ये बात पढ़ी थी कि फादर कभी, मेल कभी भी कैरियर नहीं होता, या तो अफेक्टेड होगा, नॉर्मल होगा। और अगर इसके पास एक्स डी होता तो ये अफेक्टेड होता, लेकिन यहाँ तो इसकी शेड नहीं दिखाई हुई, यहाँ तो ये प्लेन दिखाया हुआ था। इट मीन्स ये नहीं है सेक्स लिंक्ड। इट मीन्स ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है, क्या कि ये 100% क्या रहेगा, इट मस्ट बी ऑटोसोमल। कैसे, अब इसको ऐसे सॉल्व कर लो, लुक एट दिस, दिस इज स्मॉल डी। पेरेंट्स नॉर्मल कैसे हैं, क्योंकि पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं, इसलिए वो नॉर्मल है। एक गर्ल चाइल्ड नॉर्मल कैसे है, क्योंकि या तो वो कैपिटल डी आ गई होगी या कैपिटल डी स्मॉल डी आ गई होगी। इट मस्ट बी ऑटोसोमल रिसेसिव। ये 100% क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। क्लियर? तीसरा कंक्लूजन, मैं सिर्फ उतने ही कंक्लूजन की बात कर रहा हूं जिसमें मैं ये वर्ड लिख सकता हूं, ये सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं। और आप पहले इन्हीं को चेक करेंगे, कोई भी जब क्रॉस करेंगे पहले आप इन्हीं को चेक करेंगे। अगर ये चेक नहीं हो पा रहा फिर हम बात करेंगे दूसरी बात पे। तीसरा कंक्लूजन पे आता हूं मैं। थर्ड कंक्लूजन देखिए। थर्ड कंक्लूजन मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी, थर्ड कंक्लूजन के लिए तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। थर्ड कंक्लूजन का क्वेश्चन क्या है, थर्ड कंक्लूजन का क्वेश्चन क्या है, मुझे ध्यान आ गया। क्योंकि अगर क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन देने का मेरा पर्पज़ क्या होता है, क्वेश्चन देने का मेरा पर्पज़ एक ही होता है कि अगर आपको समझ में आ गया तो आप आंसर कर दोगे। एंड बहुत दुख भी होता है कई बार कि कुछ ही बच्चों का रिप्लाई आता है, इट मीन्स कुछ ही को समझ में आता है। और प्रॉब्लम ये है कि जिनको समझ में नहीं आता वो डाउट भी नहीं पूछते हैं, कुछ पूछ भी लेते हैं लेकिन कई बार नहीं भी पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे ये जो चार्ट था, ये जो चार्ट, ये हर एंगल से ऑटोसोमल रिसेसिव ही होगा, हर एंगल से, फ्रॉम ईच एंगल। आप इसके अलावा किसी दूसरे तरीके से इसको नहीं शो कर सकते। क्लियर? इसकी बात करूं, फ्रॉम ईच एंगल इट मस्ट बी रिसेसिव, हर एंगल से रिसेसिव होगा, ये डोमिनेंट किसी भी एंगल से प्रूव नहीं हो सकता। क्वेश्चन ये है, मुझे एक चार्ट ड्रॉ करके भेजिए, ये चार्ट, पेडिग्री चार्ट आप ड्रॉ करेंगे, विच इज डोमिनेंट फ्रॉम ईच एंगल। जो डोमिनेंट होगा हर एंगल से वो रिसेसिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी प्रूव्ड एज रिसेसिव, जिसको आप रिसेसिव प्रूव नहीं कर सकते, मुझे वो चार्ट बना के भेज दीजिए। क्लियर? उसी से हमारा थर्ड कंक्लूजन आ जाएगा। तो ये हमारे जो कंक्लूजन थे वो हमारे इस चीज़ के थे। फर्स्ट कंक्लूजन, दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है तो इट मस्ट बी रिसेसिव। गर्ल चाइल्ड अफेक्टेड है तो इट मस्ट बी अनअफेक्टेड, इट मस्ट बी ऑटोसोमल रिसेसिव। अब हम बात करते हैं कुछ डाउट्स को लेके, डाउट्स को लेके हम बात करेंगे, एक एक एग्जांपल हम सबका समझेंगे। पहला जो एग्जांपल मैं कर रहा हूँ ये है ऑटोसोमल रिसेसिव का, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है? अब देखिए, इससे पहले आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का पता होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, पेडिग्री बिना सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के समझ में नहीं आती, ये ध्यान रखिएगा बात। पेडिग्री जो है ये बिना सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के समझ में नहीं आती। तो अगर आपको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का अभी डाउट है तो आप उस लेक्चर को दोबारा दे सकते हैं, उस लेक्चर को आप दोबारा देख सकते हैं कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या चेंजेस होते हैं। और हमने पढ़ा था कि वो मेंडल के सभी लॉज फॉलो नहीं करते, उनमें वेरिएशंस भी आती हैं। तो उन चीज़ों को एक बार उन चीज़ों से गो थ्रू हो जाइएगा। अब देखिए इस चार्ट में
जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। लुक एट दिस क्रॉस, दिस क्रॉस। इस क्रॉस में पहली बात, पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, इट मस्ट बी रिसेसिव, ये रिसेसिव होगा। दूसरी बात, गर्ल चाइल्ड अफेक्टेड है, इट मस्ट बी ऑटोसोमल रिसेसिव, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। खैर ये तो हम कर ही चुके थे, ये हमारा पहला प्रॉब्लम थी ऑटोसोमल रिसेसिव की, ये हम कर ही चुके हैं। क्लियर, ये ऐसे सॉल्व होगा। अगर मैं जीनोटाइप ड्रॉ करूं तो जीनोटाइप क्या रहेगा, इट मस्ट बी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। ये तीनों नॉर्मल कैसे आ गए, क्योंकि तीनों के पास कैपिटल डी आ गया है। अब दूसरा कुछ भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, दूसरा स्मॉल डी ही होगा, 100% यही रहेगा। अब इस केस में, इसमें ये नॉर्मल आया, बिल्कुल ये नॉर्मल है, अनअफेक्टेड शो किया हुआ, एंड इनका एक ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड आया, इसका मतलब ये भी हेट्रोजाइगस था। आप इस इंडिविजुअल को कैपिटल डी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर वो कैपिटल डी होता तो ये स्मॉल डी कभी नहीं आ सकता था। इसका मतलब ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस कैरियर है, इसलिए ये अफेक्टेड आया है। और इस केस में इट कैन बी कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, वो कुछ भी हो सकता है। इट इज़ द केस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट आते हैं हम ऑटोसोमल डोमिनेंट पे। ऑटोसोमल डोमिनेंट का जो केस रहता है, इसको समझिए। देखिए वैसे तो मैं वही बहुत बोल रहा हूँ, इस चार्ट को आप ऑटोसोमल रिसेसिव से भी शो कर सकते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल समझाना हूँ, इसलिए हम उसके एग्जांपल के लिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। दिस इज द केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक इसका केस है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है। अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो इट कैन बी कैपिटल डी, यहाँ ब्लैंक छोड़ता हूँ मैं, इट मस्ट बी स्मॉल डी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनअफेक्टेड आए हैं वो सारे के सारे ये केस रहे होंगे, सारे के सारे। क्यों, क्योंकि उनके पास एक भी कैपिटल डी आया होता तो अफेक्टेड आते। इसका मतलब जितने भी अफेक्टेड आए हैं उनके पास कैपिटल डी एक तो आया है, दूसरे का आप कंक्लूड कर सकते हैं क्रॉस को देख के, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। पॉइंट समझ में आया। अब इस क्रॉस में आप प्रूव नहीं कर सकते कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, हालांकि ये क्वेश्चन ऑटोसोमल रिसेसिव के थ्रू भी सोल्व हो सकता है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता तो क्या रहता है। अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट था तो कैपिटल डी, उसको ब्लैंक क्यों छोड़ दिया, ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया कैपिटल डी भी हो सकता था और कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकता था, दोनों ही केस हो सकते हैं, इसलिए मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो कैपिटल डी ब्लैंक मीन्स कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी। तो उस केस में चलो हम इसको कैपिटल डी लेके चलते हैं, तो इसके पास कैपिटल डी एक आ गया। हाँ कैपिटल डी आप नहीं कह सकते, होमोजाइगस इस केस में नहीं कह सकते। क्यों, अगर ये कैपिटल डी होता तो अनअफेक्टेड नहीं आता कभी भी। इसके पास क्या है, स्मॉल डी। अगर इसके पास स्मॉल डी आया तो एक स्मॉल डी कहाँ से आया, मेल से, एक स्मॉल डी फीमेल से आना तो चाहिए। इसका मतलब दूसरा क्या रहा है, स्मॉल डी ही रहा है। पॉइंट समझ में आया, दूसरा स्मॉल डी ही रहा है क्योंकि अनअफेक्टेड आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, फर्स्ट पॉइंट, अगर क्या हुआ ऑटोसोमल डोमिनेंट है एंड इस केस में वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग कैसा आया है, अनअफेक्टेड आया है। एक ऑफस्प्रिंग आपका कैसा आ गया है, अनअफेक्टेड आ गया है। तो इस केस में क्या होगा, पेरेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा बस, या एटलीस्ट वन विल बी हेट्रोजाइगस, एक तो हेट्रोजाइगस होगा ही होगा, दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव ही रहेगा उस केस में। तो ये कंक्लूजन था इसका। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये हमने उनमें क्यों नहीं लिखा क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट तो पहले नहीं बताएगा, लेकिन अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट हुआ और वन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जैसे क्या होता है कि क्वेश्चन में उसे मेंशन ही कर दिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उसने बता ही दिया, तो उस केस में क्या होता है कि आप उस केस में ये रूल लगा सकते हैं कि उस केस में अगर एक भी ऑफस्प्रिंग अनअफेक्टेड आ गया, इसका मतलब वो पेरेंट्स क्या रहेंगे, वो हेट्रोजाइगस रहेंगे। तब आपको कंक्लूड नहीं करना पड़ेगा कि कैपिटल डी है या कैपिटल डी स्मॉल डी है, क्लियर है कि वो कैपिटल डी स्मॉल डी है। तो दिस इज द केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट। नेक्स्ट आते हैं हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव के ऊपर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्लियर। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ कंक्लूजन्स जो पर्टिकुलर क्रॉसेस के साथ रहते हैं उसको हम देख रहे हैं।
एक्स लिंक रिसेसिव के केस में जब भी मैंने कहा कि अगर आप एक्स लिंक जब भी सॉल्व करते हैं तो आप पहले से एक्स लिख लो, एक्स 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 वाई, दिस इज एक्स एक्स, दिस इज एक्स वाई, this is xx, xy, xx, this is x sorry x xy, xy, x x xy है, अगेन दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, पहले से लिख लीजिए आप। अब हम बात करते हैं जीन्स की। ये एक्स लिंक रिसेसिव है, इसका मतलब फीमेल स्मॉल डी होगी, ध्यान रखिएगा। इसका कंक्लूजन क्या है, अगर इस क्रॉस का कंक्लूजन क्या है, अगर क्रॉस क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ट्रेट अगर आपका जो ट्रेट है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का जो केस था वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस था, या हीमोफीलिया का जो केस था एक्स लिंक्ड रिसेसिव था। इन केस इफ द मदर इज अफेक्टेड, अगर मदर अफेक्टेड है तो क्या होगा, ऑल द सन्स विल बी अफेक्टेड, सभी सन्स अफेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे। लुक एट दिस, आप इस केस में देखिए, मदर अफेक्टेड है तो सन तो अफेक्टेड है ही, मदर अफेक्टेड है तो सन तो अफेक्टेड है ही। क्यों? अगर मदर अफेक्टेड है तो सन के पास जो एक्स क्रोमोसोम आता है ना उसकी मदर से आता होता है, और अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके पास तो दोनों स्मॉल डी वाले हैं, इसके पास स्मॉल डी वाला आ गया होगा और अफेक्टेड हो गई होगी। पॉइंट समझ में है इस कंक्लूजन का। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के केस में अगर मदर अफेक्टेड आ गई तो सभी सन्स अफेक्टेड आएंगे ही आएंगे उस केस में। व्हाट इज दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। क्लियर? हाँ, अगर फादर अफेक्टेड है उस केस में ये आप नहीं कह सकते। इस क्रॉस वगैरह में चलो ड्रॉ करके देखते हैं। अगर मान लो फर्स्ट इज दिस, ठीक, दिस इज मदर एंड दिस इज द फादर, ये आपका फादर है। क्रॉस के बाद आपके पास ये केस आया, एक गर्ल चाइल्ड है, एक आपके पास मेल चाइल्ड है, ठीक, क्रॉस हुई थी इन दोनों की। क्रॉस के बाद आपके पास दो रिजल्ट रहे हैं, वन इज मेल चाइल्ड एंड अदर इज फीमेल चाइल्ड। फादर जो था वो अफेक्टेड था, तो ये रहा होगा एक्स डी वाई। इस केस में डॉटर एट लीस्ट कैरियर तो रहेंगी ही रहेंगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता सन के ऊपर। ध्यान रखना, इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि इफ द मेल इज अफेक्टेड, किसकी बात कर रहा हूं, एक्स लिंक रिसेसिव की बात कर रहा हूं। इफ द मेल इज अफेक्टेड, none of the सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, नन ऑफ द, जो अगर मेल अफेक्टेड है, नन ऑफ द सन विल बी अफेक्टेड। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें मदर अनअफेक्टेड होनी चाहिए, मदर जो है वो अनअफेक्टेड होनी चाहिए। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्रॉस। इस क्रॉस का कंक्लूजन था अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव रहती है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्स लिंक डोमिनेंट पे। तो अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड क्रॉस कर रही डोमिनेंट रही, तो उस केस में फिर वही बात हम पहले से एक्स लिखेंगे, एक्स एक्स एंड दिस इज एक्स वाई। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है और मेल फीमेल होमोजाइगस है, कंक्लूजन्स पहले लिख लेते हैं। अगर कंडीशन है एक्स लिंक्ड डोमिनेंसी की, क्लियर, एंड इफ द मेल इज अफेक्टेड, अगर मेल अफेक्टेड है तो होगा क्या, ऑल द फीमेल चाइल्ड विल बी अफेक्टेड 100%, रहेंगी ही रहेंगी। अब आप इस क्रॉस को देखिए, इस वाले को, सेकंड जनरेशन में मेल अफेक्टेड आ गया, कैपिटल डी वाई, क्योंकि एक्स लिंक डोमिनेंट है। अब फीमेल जो रहती है उसके लिए सेक्स क्या होना चाहिए, एक्स 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 एक्स,
एक एक्स क्रोमोसोम उसकी मदर से आया, लेकिन दूसरा तो फादर से आएगा, और फादर के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वही अफेक्टेड है, तो इस मीन्स उसके पास कैपिटल डी होगा, तो वो 100% अफेक्टेड रहेंगी। इस केस में कोई भी गर्ल चाइल्ड नॉर्मल नहीं आ सकती। हाँ, इफ द फीमेल इज अफेक्टेड, अगर क्या है फीमेल अफेक्टेड है, तो क्योंकि फीमेल अफेक्टेड दो तरीके से हो सकती है, वो कैपिटल डी इस केस में भी हो सकता है, मीन्स होमोजाइगस फॉर्म में भी रह सकता है, दिस इज द होमोजाइगस फॉर्म, और वो कंडीशन ये भी हो सकती है। तो इस केस में होगा ऑल द प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड, ऑल द प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड। इस केस में तो कोई भी प्रोजेनी नहीं बचेगी, सारी की सारी प्रोजेनी क्या आएगी, ऑल द प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड, पूरी की पूरी प्रोजेनी अफेक्टेड रहेगी अगर वो अफेक्टेड हुई, अगर फीमेल अफेक्टेड हुई। अब इस केस में समझ में आ रहा है, अगर फीमेल अफेक्टेड है, यहाँ फीमेल अफेक्टेड है और प्रोजेनी अनअफेक्टेड आ रही है, इसका मतलब वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, क्योंकि तभी पॉसिबल हो सकता है। नॉर्मल फीमेल तभी आ सकती है, अभी फीमेल है, सेक्स क्रोमोसोम रहे XX और ये अनअफेक्टेड है, इसका मतलब इसके पास दोनों ही स्मॉल डी है। मेल तो इसका अनअफेक्टेड था, तो स्मॉल डी एक तो वहाँ से आ गया, तो दूसरा स्मॉल डी कहाँ से आया, मदर के, इसके पास मदर के पास स्मॉल डी था। इट मीन्स अगर ये कंडीशन है, एनी चाइल्ड कैन बी अनअफेक्टेड, या इसका उल्टा कह लीजिए कि अगर एक्स लिंक डोमिनेंसी है और कोई चाइल्ड अनअफेक्टेड आ गया, तो फीमेल जो है वो कैरियर हेटेरोजाइगस होगी, उस केस में जो फीमेल क्या रहेगी, हेटेरोजाइगस रहेगी। सो दीज आर द कंक्लूजन ऑफ द एक्स लिंक डोमिनेंसी। ये कंक्लूजन है एक्स लिंक डोमिनेंस के। मेल अफेक्टेड हुआ तो सारी फीमेल अफेक्टेड आएंगी, सन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सन पे इसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं एक्स लिंक डोमिनेंसी का। ये कंक्लूजन सेम वही रहेगा, सन्स विल बी नॉट विल बी अफेक्टेड। ये तो मदर का था, एक्स लिंक रिसेसिव केस में मेल अफेक्टेड है तो सन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स लिंक रिसेसिव का भी केस है और ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंसी का भी केस है, दोनों ही केसेस में रहेगा। क्लियर? अगर एक्स लिंक डोमिनेंसी रही और अगर मेल अफेक्टेड आ तो 100% फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड रहेंगी। फीमेल अफेक्टेड दो तरीके से हो सकती है, अगर वो होमोजाइगस रही तो सारी ही प्रोजेनी क्या आएगी, अफेक्टेड आएगी। अगर वो हेटेरोजाइगस रही तो एक चाइल्ड को ये अनअफेक्टेड आ सकता है, एक चाइल्ड। लेकिन हाँ, एक चीज़ श्योरिटी है इस केस में, 50% सन की प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या आएंगे, अफेक्टेड आएंगे, 50% सन्स की प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ एक्स लिंक डोमिनेंसी। नाउ दिस इज वाई लिंक्ड। ये तो क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड कैसे, ये चीज़ क्लियर कैसे हो रही है, लुक एट दिस। सारी की सारी क्रॉस में चल किसके रहा है, मेल। इट इज़ द मेल ओनली विच इज़ अफेक्टेड, ओनली मेल इज, पूरी क्रॉस में सिर्फ मेल अफेक्टेड रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है वाई होता है, तो वाई के ऊपर रहा, वाई कभी फीमेल के पास आएगा नहीं, तो वाई जब भी जाएगा वो मेल के पास आएगा। तो ये जो क्रॉस रही इसमें जो अफेक्टेड रहेगा वो वाई के साथ रहेगा। और इन जीन्स को आपको ध्यान होगा हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज होलेंड्रिक जीन्स, इनको बोला जाता है होलेंड्रिक जीन्स। तो अगर सिर्फ मेल अफेक्टेड हुए तो होलेंड्रिक, ओनली मेल विल बी अफेक्टेड, सिर्फ मेल अफेक्टेड रहेंगी। एग्जाम्पल ध्यान है इसका कोई, हाइपरट्राइकोसिस, यही एग्जाम्पल है जो सबसे इंपॉर्टेंट था इसका। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन पिन्ना, ईयर पिन्ना, होलेंड्रिक जीन्स का, सिर्फ मेल अफेक्टेड रहेंगे। लेकिन कोई ऐसी ग्रोथ है जिसमें सिर्फ फीमेल अफेक्टेड रह सकते हैं, या जो फीमेल की वजह से चल सकती है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। खैर एक क्वेश्चन का तो मैं आंसर दे देता हूँ, कोई ऐसी क्रॉस है जिसमें सिर्फ फीमेल अफेक्टेड हो सकती हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ये तो होता है कि वायलिंग के केस में सिर्फ मेल अफेक्टेड होते हैं। एंड दिस इज द लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल बोल लो या उस केस में क्या बोल लो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। इस केस में क्या रहता है, इन केस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, अगर मदर अफेक्टेड है, लुक एट दिस, अगर मदर अफेक्टेड है तो सारी की सारी प्रोजेनी अफेक्टेड आएगी। इस केस में क्या हुआ, इफ द मदर, मदर का मतलब यहाँ से
फीमेल से। इफ द मदर ऑफ फीमेल इज अफेक्टेड, ऑल द प्रोजेनी विल बी अफेक्टेड। उसमें सेक्स का कुछ लेना देना ही नहीं है, सारी प्रोजेनी अफेक्टेड रहेगी। और ऐसी क्रॉसेस में मेल का कुछ लेना देना नहीं होता। अगर माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का केस है और उसमें मेल अफेक्टेड आ रहा है, तो अब जैसे ये मेल अफेक्टेड था, इसकी फ्यूचर जनरेशन का आप कुछ भी नहीं बता सकते, अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है, फीमेल पे। माइटोकॉन्ड्रियल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में सारी कहानी ही किस पे डिपेंड करती है, फीमेल पे डिपेंड करती है। सो दीज आर द कंक्लूजन, ये आपके कंक्लूजन थे अलग अलग टाइप के। हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स पढ़े, कंक्लूजन्स पढ़े। अब मैं ट्राई करूंगा इसके असाइनमेंट ढूंढने की, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस का असाइनमेंट नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर इसका असाइनमेंट मिलता है तो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। क्योंकि पेडिग्री में क्या होता है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। पेडिग्री के केस में क्या रहता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट है। तो प्रैक्टिस को बढ़ाइए और तब तक बढ़ाइए जब तक आप पेडिग्री चार्ट को सक्सेसफुली सॉल्व नहीं कर देते बिना पेन उठाए, और उसमें टाइम कम लगना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट जो रहेगा वो 360 का है, 300 प्लस का नहीं है बेटा। सो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर लेने के चांसेस भी हैं और इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ हैं। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में तुम्हारी गलती हुई और बाद में आके तुमने देखा कि ये क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि किसी एंगल से तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए था। आई मीन जेनेटिक्स का टॉपिक तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि जेनेटिक्स है तो मतलब सोल्व हो जाएगी। ठीक है, मेरी कोशिश यही रही है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब सिर्फ हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा बाइंड अप हो चुका है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तो कोई भी डाउट आते तो प्लीज़ आप पूछिए। तब तक आप ध्यान रखिए अपना, घर पे रहिए और सेफ रहिए।